Hello, good morning student. So today we are going to discuss chapter third. The chapter name is metal and non-metal. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ. आप किसी भी चीज़ को मेटल है या नॉन मेटल है किस तरह से डिसाइड करते हैं? उसे छू के, उसे बेसिकली उसे जब आप स्टिक करते हो तो उसकी आवाज़ से, राइट? जैसी आवाज़ आ रही है तो हम जज करते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ मेटल है या पर्टिकुलर चीज़ नॉट मेटल है. In class 9, you have learned about the various elements. You have seen that element can be classified as metal or non-metal on the basis of their properties. Think of some uses of the metal and non-metal in your daily life. What property did you think of while categorizing an element as metal or non-metal? How are these properties related to the uses of these elements? Let us look at some of these properties in detail. अब देखिए यहाँ पे ये बात की जा रही है कि मतलब हाँ डेली लाइफ में आप कैसे जज कर रहे हो कि मेटल है या नहीं है, या फिर डेली लाइफ में आप मेटल में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं कि हाँ वो मेटल है. तो देखिए अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो जो ऑर्नामेंट्स, जो ज्वेलरीज हम पहन रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो गोल्ड की, प्लैटिनम की, सिल्वर की बनी हुई है. दीज आर मेटल. देन अगर हम बात करें हमारी किचन यूटेंसिल्स की, तो जो हम स्टेनलेस स्टील यूज़ कर रहे हैं या जो अदर मेटल्स हम यूज़ करें, तो कहीं ना कहीं हम जो है मेटल से घिरे हुए हैं. अब बात की जा रही है फ़िज़िकल प्रॉपर्टी की. तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या है मेटल्स की, अब हम वो देखेंगे. द ईजिएस्ट वे टू स्टार्ट अ ग्रुपिंग द सब्सटेंसेज इज़ बाय कंपेयरिंग देयर फ़िज़िकल प्रॉपर्टी. Let us study this with the help of the following activity. For performing activity 3.1 to 3.6, collect the samples of the following metal: iron, copper, aluminium, magnesium, sodium, lead, zinc and any other metal that is easily available. अब देखिए यहाँ पे मेटल की बात की गई है, तो मेटल के लिए ये बोला गया है कि जब आपको ये एक्टिविटी करनी है या देखनी है तो इस चीज़ में आप कलेक्ट कर लीजिए कई सारे सैम्पल्स, और जो भी ये सैम्पल्स आप कलेक्ट कर रही हैं तो उसमें आपको पहचानना है, एक्टिविटी जो है वो करनी है. तो टेक सम सैम्पल्स ऑफ द आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम एंड नोट द अपीयरेंस ऑफ द ईच सैम्पल. अब आपको देखिए जो है पर्टिकुलर कुछ मेटल्स लेने हैं और ये मेटल के अपीयरेंस से आपको देखना, ऑब्जर्व करना है कि ये क्या है. क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैम्पल बाय रबिंग दैम विद द सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन. अब ये क्या कह रहे हैं कि जो भी आपने सैम्पल्स दिए हैं उनको रब करना है सैंड पेपर से, और किस तरह का अपीयरेंस अब आ रहा है उससे आपको जज करना है. तो देखिए क्या इसका ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन निकला है. मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस. दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड अ मेटालिक लस्टर. अब देखिए जो भी मेटल्स हैं अगर हम उसे रब करते हैं तो उसका सरफेस क्या आता है, काफ़ी शाइनी आता है, और यही प्रॉपर्टी जो है बताती है कि इसका मेटालिक लस्टर है, यानी ये मेटल है. एक्टिविटी 3.2, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम एंड ट्राई टू कट दीज मेटल्स विद अ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन. अब यही जो है आयरन, कॉपर या एल्यूमिनियम है, इन्हीं ट्राई करिए कट करने का और विद अ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन. होल्ड द पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ tongs. ऑलवेज हैंडल अ सोडियम मेटल विद अ केयर. ड्राई इट प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ द फिल्टर पेपर. पुट इट ऑन द वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद द नाइफ. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. अब देखिए यहाँ पे सोडियम मेटल की जब बात की गई है यूज़ करने के लिए, तो उसे हैंडल विद केयर की बात की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे सावधानी से यूज़ करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम हार्म हो सकते हैं. तो इस चीज़ का कंक्लूजन क्या निकला है. यू विल फाइंड दैट द मेटल आर जनरली हार्ड. द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल. जो भी मेटल होते हैं वो जनरली हार्ड ही होते हैं, लेकिन ये जो हार्डनेस है ये डिपेंड करती है मेटल टू मेटल. अगर मान लीजिए हम गोल्ड की बात करें या सिल्वर की बात करें, और वहीं हम आयरन रॉड की बात करें, सबकी हार्डनेस में जो है आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा. Now we see the activity 3.3. Take a piece of iron, zinc, lead and copper. Place any one metal on a block of iron and strike it 4 or 5 times with a hammer. What do you observe? Repeat with the other metals. Record the change in the shape of this metal. You will find that the some metal can be beaten into the thin sheet, and this property is called the malleability. Did you know that gold and silver are the most malleable metals? अब ये यहाँ पे बात कर रहा है कि किस चीज़ों की, कि मतलब जो भी मेटल्स हैं, अगर आपको उसको हम बात करें हैमरिंग करने की, यानी आपको बेसिकली मेटल्स को क्या करना है, हैमर करना है. तो जब आप उसे करते हैं तो उससे क्या पता चलता है आपको, मतलब वो कितने ज़्यादा मेलेबल हैं, वो कितने ज़्यादा हम कह सकते हैं मेलेबिलिटी को कि उसकी नरमी कितनी है, मतलब वो कितना ज़्यादा फैल सकता है. तो गोल्ड और सिल्वर जो है क्या ये बहुत ज़्यादा मेलेबल मेटल है, ये क्वेश्चन हमसे किया जा रहा है. So gold is the most valuable metal. And then the activity 3.4 is
लिस्ट द मेटल हुज वायर्स यू हैव सीन इन योर डेली लाइफ। अब ये बात करें कि उन मेटल्स के बारे में बताइए जिनके वायर्स आप जो है अपनी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा देखते हैं। The ability of metal to be drawn into a thin wire is called the ductility. Gold is the most ductile metal. You will be surprised to know that the wire is about 2 किलोमीटर length can be drawn from 1 gram of a gold. अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि डक्टिलिटी की, तो गोल्ड जो है बहुत ही डक्टाइल मेटल है, क्योंकि ये जो है करीबन करीबन 2 किलोमीटर लेंथ की 1 ग्राम गोल्ड से आप खींच सकते हैं, यानी वो इतना ज़्यादा डक्टाइल है लेंथ में। इट इज़ मतलब हम खींच के उसे बना सकते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन अ डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। अब देखिए इट इज़ ये भी है कि इसकी जो मेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी, ये मेटल पे ही डिपेंड करती है कि उसे डिफरेंट साइज़ और शेप देने में हमें हेल्प करता है। कैन यू नेम सम मेटल दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स एंड डू यू नो why these metals are used for making vessels? Let us do the following activity to find out the answer. अब देखिए बात की जा रही है कुकिंग वेसल्स की, तो आपको पता है कई तरह के जो कुकिंग वेसल्स हम यूज़ करते हैं वो 2-3 मेटल्स से मिक्स करके बनाए जाते हैं। तो वही यहाँ पे बात की जा रही है कि जो आप मेटल यूज़ कर रहे हैं, जो भी वेसल्स आप यूज़ कर रहे हैं, कि आपको पता है कि वो किस तरह के मेटल से बने हुए हैं। अब एक्टिविटी 3.5 है, देखिए। टेक एन एल्यूमिनियम कॉपर वायर, क्लैम्प दिस वायर ऑन अ स्टैंड एज शोन इन फिगर 3.1, फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स, heat the wire with a sprite lamp and candle or a burner near the place where it is clamped. What do you observe after some time? Note your observation. Does the metal wire melt? अब देखिए बात ये की जा रही है कि आपको एक एल्यूमिनियम और कॉपर वायर लेना है और उसे एक क्लैम्प स्टैंड में जो है फिक्स कर देना है। उसके बाद उसे हीट करना है। तो हीट करने के बाद आप क्या फील कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी, आपको वो दिखानी है। The above activity shows that the metal are good conductors of heat and have a high melting point. The best conductors of heat are silver and copper, and lead the mercury are comparatively poor conductors of the heat. अब देखिए अगर जब हीट की बात की जा रही है तो हीट का जो सबसे अच्छा चालक है, जो कंडक्टर है, उसकी बात करें तो सिल्वर है और कॉपर है। उसकी जगह अगर हम मर्क्यूरी की बात करें तो वो जो है उसकी बाकी दोनों की कंपैरिजन में थोड़ा पुअर कंडक्टर माना गया है। डू मेटल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? लेट अस हैव फाउंड आउट। अब देखिए ये बात करें क्या सच में मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? तो चलिए हम देखते हैं आगे। एक्टिविटी 3.6, सेट अप एन इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एज शोन इन फिगर 3.2, प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी एज शोन एंड डज द बल्ब ग्लो? व्हाट डज दिस इंडिकेट? This is a battery and there is a clips A B which is connected in a series. You must have seen the wires that carry a current in your home having a coating of a polyvinyl chloride which is PVC or a rubber like material. Why are the electric wires coated with such substance? अब देखिए आपके घर में जितने भी वायर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो जो है एक कोटिंग हुई रहती है उसमें, जो कि पॉलीविनाइल क्लोराइड की होती है विच इज़ PVC। एक ये रबर लाइक मटेरियल होता है। इसका होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो शॉक और बाकी की इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ों से हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं। What happens when metals strike a hard surface? Do they produce a sound? The metals that produce a sound on striking a hard surface are said to be a sonorous. Can you now say why school bells are made of metals? अब देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि क्या मेटल को आपने कभी स्ट्राइक की, जो हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक किया, अब उसमें साउंड प्रोड्यूस हुआ है तो वो क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है? तो बेसिकली जनरली जो भी मेटल पे हम स्ट्राइक करते हैं उसके हार्ड सरफेस की वजह से जब वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वैसे मेटल को हम सोनोरस कहते हैं। और इसके साथ साथ जब हम बात की जा रही है कि आपके स्कूल बेल का जो बेल होती है वो हार्ड की होती है, मतलब वो मेटल की क्यों बनी होती है? तो कहीं ना कहीं जब मेटल एक दूसरे से टकराता है तो जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। सो इसलिए हम जो है उसे यूज़ करते हैं। अब बात की जा रही है नॉन मेटल्स की। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट there are a very few non-metals as compared to metals. Some of the examples of a non-metals are carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, etc. The non-metals are either a solid or a gaseous except bromine which is a liquid. अब देखो बात की जा रही है कि जो भी मेटल्स हैं उसमें से कुछ ही चीज़ें हैं जो नॉन मेटल है, जैसे कि कार्बन है, सल्फ़र है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। इसके साथ साथ कई सारे और भी नॉन मेटल हैं जैसे कि सॉलिड और गैसेस भी आते हैं, लेकिन ब्रोमीन की जब हम बात करें तो ये गैस ही है, बट क्या है, इन द लिक्विड फॉर्म है। डू नॉन मेटल्स ऑल्सो हैव अ फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स? लेट अस फाइंड आउट।
अब देखिए जो मेटल्स हैं वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या सिमिलर है बाकी मेटल्स से, तो ये सारी चीज़ें अब हम फाइंड आउट करेंगे। Collect the sample of a carbon which is coal or graphite, sulfur and iodine and carry out the activity 3.1, 4 and 6 with these non-metals and record your observation। अब देखिए यहाँ पे कुछ मेटल्स जो हैं जो एग्जांपल बोले गए सैम्पल्स नॉन मेटल के रखने के लिए, और इन सारी चीज़ों पे एक्टिविटी परफॉर्म करके हमें ये ऑब्जर्व करना है कि नॉन मेटल क्यों है, क्या क्या रीजन है, तो वो रिकॉर्ड जो है हमें यहाँ शो करनी है। On the basis of the observation, record in a table 3.1 discuss the general physical property of a metal and non-metal in the class, and you must have conclude that we cannot group the elements according to their physical property alone, as there are many exceptions. For example, all metal except mercury exist as a solid at room temperature. In activity 3.5, you have observed that the metal have high melting points, but the gallium and the caesium have a very low melting point. These two metals will melt in if you keep them in on your palm। अब देखिए यहाँ पे कुछ मेटल्स की बात की गई है कि उनमें जो है अलग अलग आपकी चीज़ क्वालिटीज़ जो आपको देखने मिलेगी। कुछ मेटल्स होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है मेल्टिंग होने के लिए, कई रूम टेम्परेचर पे हो जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें जो अलग अलग तरह पे ही मेल्ट होती है। कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि अगर उसे आप अपने हाथ के पाम पे ही रख लें तो वो पिघलने लगेंगी। आयोडीन एज अ नॉन मेटल बट इट इज़ अ लस्टीरियस। अब जो आयोडीन है ये नॉन मेटल है लेकिन ये काफ़ी लस्टीरियस टेक्सचर में है। कार्बन इज़ अ नॉन कार्बन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट फॉर्म्स। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रॉप। Diamond and a allotrope of a carbon is the hardest natural substance known as a very high melting and boiling point. Graphite, another allotrope of a carbon, is a conductor of electricity. Alkali metal, which is the lithium, sodium, potassium, are so soft that they can be cut with a knife. They have low densities and low melting points. अब देखिए अल्कलाई की बात की जाए तो उसमें भी कई तरह के मेटल हैं जैसे लाइक कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो ये सॉफ्ट होते हैं, ये एक अपनी नाइफ से भी आप कट कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट भी है। एलिमेंट कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखिए जो मेटल है वो मेटल है या नहीं, या नॉन मेटल है, ये सारी चीज़ें भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी पे भी कि क्या किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टी उसमें है। Let's see the activity 3.8. Take a magnesium ribbon and some sulfur powder. Burn the magnesium ribbon, collect the ashes from dissolved in a water, and then test the resultant solution with both red and blue litmus paper. Is the product formed on a burning magnesium acidic or basic? Now burn a sulfur powder and place the test tube over the burning sulfur to collect the fumes produced. Add some water to the above test tube and shake. They taste the solution with a blue and red litmus paper. Is the product formed on the burning sulfur acidic or basic? Can you write the equation for this reaction? अब देखिए जो सोडियम जो सल्फ़र है उसको बेसिकली मैग्नीशियम का रिबन और जो सल्फ़र पाउडर है इसका यूज़ किया गया है, और उनको दोनों को अलग अलग तरह से यूज़ करके ये डिसाइड करना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो लिटमस पेपर से चेक करना है। ये एक्टिविटी यहाँ पे बताई गई है। Most non-metal produce an acidic oxide when dissolved in water. On the other hand, the most metal give the rise to the basic oxide. You will be learning more about the metal and non-metal. अब देखिए ये क्या बात कर रहा है कि जैसे कि अगर मेटल की बात करें तो कई बार ज़्यादा मेटल जो है वो पानी में भी डिज़ोल्व करते हैं तो वो ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, और कई मेटल्स जो है अगर हम उसे बर्न करते हैं तो वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो है बेसिकली वो शो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस पर लर्न करेंगे आगे चैप्टर में। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल। अब चलिए हम देखेंगे कि क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल की। वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इन द फॉलोइंग सेक्शन 3.2.1 and 3.2.4. For this, to collect the sample of the following metal: aluminium, copper, iron, and lead, magnesium, zinc, and sodium. What happens when metal are burned in the air? You have seen activity 3.8 that the magnesium burns in the air with a dazzling white flame. Do all the metals react in the same manner? Let us check by the performing following activity. अब देखिए यहाँ पे एक्टिविटी बताई गई है कि मेटल को बर्न करने से एयर में क्या हमें मिल रहा है। परफॉर्मिंग द एक्टिविटी। अब एक्टिविटी 3.9 की बात की गई है। कॉशन द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंट। इट वुड बी अ बेटर इफ़ स्टूडेंट्स वेयर आई प्रोटेक्शन। अब ये जो एक्टिविटी आपको करनी है तो इसमें आई प्रोटेक्शन आपका होना ज़रूरी है। होल्ड एनी ऑफ द सैम्पल्स टेकन अबव विद अ पेयर ऑफ टोंग एंड ट्राई बर्निंग ओवर अ फ्लेम। रिपीट विद द अदर मेटल सैम्पल्स एंड अब देखिए ये जो है एक सैम्पल को होल्ड करना है टोंग की हेल्प से और बर्न करना है
उसके फ्लेम से हमें पता करना है। कलेक्ट द प्रोडक्ट इज फॉर्म, जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसे हमें कलेक्ट करना है। Let the product and the metal surface cool down. Which metal burn easily? What flame color did you observe when the metal burned? How does the metal surface appear after burning? Arrange the metal in the decreasing order of their reactivity toward the oxygen. Are the products soluble in water? Almost all metal combine with the oxygen to form a metal oxides. मेटल है, ऑक्सीजन है और मेटल ऑक्साइड है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कॉपर टू ऑक्साइड एंड अ ब्लैक ऑक्साइड. अब ये ऐसा है. सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. 4 एल्यूमिनियम प्लस CO2 इट्स फॉर्म अ 2 Al2. यानी कोई भी मेटल है जब भी हम उसे बर्न करें तो वो हमें मेटल ऑक्साइड जो है वो इन द फॉर्म में हमें इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट हमें दे रहा है. Recall from chapter 2 how copper oxide react with the hydrochloride acid, and we have learned that the metal oxide are basic in nature. But some metal oxides such as aluminium oxide, zinc oxide show both acidic as well as the basic behavior. Such metal oxides which react with both acids and as well as bases to produce a salt in water are known as the amphoteric oxides. Aluminium oxide reacts in the following manner with the acids and bases. अभी यहाँ पे जो है कुछ रिएक्शंस जो है यहाँ पे बताए गए हैं. Now we see the most metal oxides are insoluble in water, but some of these dissolve in the water to form an alkali, and the sodium oxide and the potassium oxide dissolve in the water to produce the alkalis as follows. अभी जिस तरह से alkalis follow करें उनकी chemical reaction यहाँ पे बताए गए हैं. You just read it out once you will get it. Like Al2O3 लिया गया है, HCl के 6 elements हैं. फिर जब उसका product form हो रहा है it's giving a twice AlCl3 and thrice H2O. Just like that, here's with the sodium oxide, and then we are adding H2O, and then it's giving a twice NaOH, which is in aqueous solution. We have observed in activity 3.9 that all metals do not react with oxygen at the same rate. Different metals shows a different reactivity towards the oxygen. Metals such as potassium, sodium react with a vigorously that they catch fire if kept in the open, hence they protect them and prevent the accident fires. They are kept immersed in the kerosene oil at ordinary temperature. The surface of a metal such as magnesium, aluminium, zinc and lead etc. are covered with a thin layer of oxide. The protective oxide layer prevents the metal from further oxidation. Iron does not burn on a heating, but iron filling burn vigorously when sprinkled in the flame of the burner. Copper does not burn, but the hot metal is coated with the black colored layer of the copper oxide. Silver and gold do not react with oxygen even at the high temperature. अब देखिए कहीं ना कहीं जो है मेटल को बचाने के लिए कई तरह के मेटल के उस पर कवर किए जाते हैं ताकि वो बेसिकली ऑक्सीडाइज ना हो, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आने से उसमें रस्टिंग जो है वो क्रिएट ना हो इसलिए. Now we see the para. After performing activity 3.9, you must have observed that the sodium is the most reactive of the sample of the metal taken here. अब देखिए जो भी एक्टिविटी आपने परफॉर्म की उससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा सोडियम एक ऐसा मेटल है जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है बाकी सभी सैम्पल्स के कंपैरिजन में. द रिएक्शन ऑफ द मैग्नीशियम इज लेस वाइग्रेसली इम्प्लाइंग दैट इज नॉट द रिएक्टिव एज सोडियम. But burning in oxygen does not help to us to decide about the reactivity of zinc, iron, copper or lead. Let us see some more reactions to arrive at a conclusion about the order of a reactivity of this metal. अब ये उन्हीं रिएक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं. What happen when metals react with water? Activity 3.10 की बात की गई है. Caution: this activity needs the teacher's assistant. Collect the samples of the same metal as in the activity 3.9. Put some small pieces of the sample separately in a beaker half filled with cold water. Which metal react with the cold water? Arrange them in the increasing order of their reactivity with their cold water. Did any metal produce fire or water? Does any metal start floating after some time? Put the metals that did not react with cold water in a beaker half filled with a hot water. For the metal that did not react with the hot water, arrange the apparatus as shown in figure 3.3 and observe their reaction with the steam. Which metal did not react even with the steam? Arrange the metal in the decreasing order of a reactivity with the water. अब यहाँ पे जो है एक्टिविटी की गई है, एक्टिविटी में देखा गया है कि किस तरह से वो
बेसिकली रिएक्ट की जा रही है। अब देखिए जो मेटल सैंपल है लिया गया है, ग्लास फुल सोक्ड वाटर जो है वो वाटर सोक करने के लिए रखा है, बर्नर से उसे हीट दी जा रही है, स्टैंड है, तो उससे जो डिलीवरी हो रही है, जिस तरह का भी गैस जो निकल रहा है, वो कैसा गैस निकल रहा है वो यहाँ पे चेक किया गया है। Metal react with the water to produce a metal oxide and a hydrogen gas. Metal oxide that are soluble in water dissolve in it and further form a metal hydroxide. But all metals do not react with water. Metal है, water है, इसके साथ साथ metal oxide plus hydrogen मिल रहा है। Metals like potassium and sodium react violently with the cold water. In the case of sodium and the potassium, the reaction is so violent and exothermic that evolve the hydrogen immediately and catches the fire. It's like जो भी हमने मेटल किया है, कई बार हम पोटेशियम का जब रिएक्शन करते हैं सोडियम से, वो काफ़ी वायलेंटली होता है विद कोल्ड वाटर, और इस केस में जो है फायर या दूसरी एक्सोथर्मिक चीज़ होने की चांसेस हैं। तो इस तरह हमें यहाँ पे केयरफुल रहना होता है और सारी चीज़ें जो है इमीडिएटली करनी होती है, क्योंकि ये जो जिस तरह का एक्सोथर्मिक होता है, इससे हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है वो कभी कभी फायर भी कैच कर लेती है। द रिएक्शन ऑफ अ कैल्शियम विद वाटर इज़ लेस वायलेंट दैन द हीट इवॉल्व इन नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच अ फायर। लाइक कैल्शियम जो है वो H2O है, एंड देन इसका जो जिस तरह से रिएक्शन हो रहा है वो किस तरह का हो रहा है। कई बार जो रिएक्शन है वो लेस वायलेंट होता है, तो वही इसे यहाँ पे बताया गया है। Calcium starts floating because the bubbles of the hydrogen gas formed stick to the surface of the metal. Magnesium does not react with the cold water, it reacts with the hot water to form a magnesium hydroxide and hydrogen. It also starts floating due to the bubbles of the hydrogen gas sticking to its surface. Metals like aluminium, iron, zinc do not react with either with a cold or a hot water, but they react with the steam to form the metal oxide and the hydrogen. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की बात की गई है, ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं हॉट वाटर या कोल्ड वाटर में, और किस तरह से ये चीज़ें प्रेजेंट करते हैं। जैसे लाइक मेटल्स सच एज लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। अब जैसे और दूसरे मेटल्स की बात करें तो उसमें लीड और कॉपर, सिल्वर जो है या गोल्ड है, ये मेटल जो वाटर है उसके साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। वॉट हैपन्स व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ एसिड। अगर मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है वो देखेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स टू गिव अ सॉल्ट एंड अ हाइड्रोजन गैस। जैसे कि हमने पहले देख चुका है कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस करता है। Metal with a dilute acid, salt and hydrogen it gives. But do all metals react in the same manner? क्या बाकी के जो मेटल्स हैं वो भी इसी सेम मैनर में रिएक्ट करते हैं, वो हमें देखना है। तो here we see the activity 3.11. Collect all the metal samples except the sodium and potassium again. If the samples are tarnished, rub them clean and with the sandpaper, and caution, do not take the sodium and potassium as they react vigorously even with the cold water. Put the samples separately in a test tubes containing a dilute hydrochloric acid. Suspend the thermometer in the test tube so their bulbs are dipped in the acids. Observe the rate of the formation of bubbles carefully. Which metal reacted vigorously with the dilute hydrochloric acid? With which metal did not record the highest temperature? Arrange the metal in the decreasing order of a reactivity with the dilute acids. अब देखिए यहाँ पे वही बात की गई है कि जो एक्टिविटी है वो आपको कैसे परफॉर्म करना है, और वो एक्टिविटी होने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन आपका निकलता है वो आपको बताना है। तो राइट अ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ अ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड द जिंक एंड द आयरन विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन सारी चीज़ों का केमिकल रिएक्शन आपको लिखना है, और एज प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है वो केमिकल इक्वेशन आपको बैलेंस भी करनी है। Hydrogen gas is not evolved when a metal reacts with nitric acid, and it is because the HNO3 is a strong oxidizing agent and it oxidizes the H2 and produced to the water and itself gets reduced to any of this nitrogen oxide. But the magnesium and the manganese react with a very dilute HNO3 to evolve a H2 gas. You must have observed in activity 3.11 that the rate of the formation of a bubbles was the fastest in the case of magnesium, and the reaction was also the most exothermic in this case. The reactivity decreases in the order of magnesium, then aluminium, zinc and the iron.
In the case of a copper, no bubbles were seen and the temperature are also remained in the unchanged, and this shows the copper does not react with the dilute HCl. अब देखिए जो ये मेटल्स हैं उनको HCl के साथ जब रिएक्ट किया गया तो उसका रिएक्शन किस तरह से मतलब कौन का सबसे ज़्यादा था, किसका कम था, उस फॉर्म में एक सीरीज़ लगाई गई है। जैसे सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम का था, फिर एल्यूमिनियम का था, फिर जिंक का था, फिर आयरन का था, वो यहाँ शो किया गया। Now we see how do metals react with solution of the other metal। अब जो मेटल है वो अदर सॉल्यूशन के साथ किस तरह से रिएक्ट करती है, जैसे कि सॉल्ट है तो वो हम देखेंगे एक्टिविटी 3.12 में। टेक अ क्लीन वायर ऑफ अ कॉपर एंड आयरन नेल, पुट द कॉपर वायर इन अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड द आयरन nail in the solution of a copper sulfate taken in the test tube. Record your observation after 20 minutes in which the test tube did not find that the reaction has occurred. On that basis of, can you say that the reaction has actually taken place? Can you correlate your observation for the activity 3.9, 3.10 and 3.11? Write a balanced chemical equation for the reaction that has taken place. Name the type of reaction. अब देखो यहाँ पे जो है वो करते हैं, रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन द सॉल्यूशन ऑफ अ मोल्टन फॉर्म। वी हैव सीन द प्रीवियस सेक्शन दैट ऑल मेटल आर नॉट equally reactive. We checked in the reactivity of a various metal with oxygen, water and acid, but all the metals do not react with these रीजन्स एंड अब देखिए यहाँ पे बेसिकली बताया गया है, यहाँ पे दो सॉल्यूशन लिया गया है, ठीक है, उसमें दो अलग अलग तरह के कॉपर वायर और आयरन लिए गए। जब ये सॉल्यूशन में रिएक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा? तो बेसिकली इसका कलर कुछ चेंज हुआ है। जैसे हम सेकंड टेस्ट ट्यूब में देखें तो वहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं हुआ है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब का कलर जो है चेंज होकर हल्का सा ब्लूइश हो गया, राइट। तो ये हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है और वहाँ पे पता चल रहा है कि हमें वहाँ रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो भी सॉल्यूशन हमने डाला है उससे हर मेटल रिएक्ट कर जाए। कई बार क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो चीज़ हो रही है उस तरह से जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, यानी बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। यानी क्या हो रहा है, जो भी मेटल दूसरे मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है वो जो कम रिएक्टिव मेटल है उस पर वो भारी पड़ता है। वही चीज़ यहाँ पे जो है बताई गई है। लाइक विच मेटल कॉपर और आयरन इज़ मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन। अब देखिए यहाँ पे बात की जा रही है जो एक मेटल है कॉपर और आयरन की हमने बात ली है, तो आप दोनों में क्या बताएंगे, दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है? तो बेसिकली आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि आयरन जो है वो आयरन रिएक्ट करके कॉपर को साइड कर दे रहा है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है अभी इस एक्सपेरिमेंट में हम उसका हम आयरन कह सकते हैं। अब देखिए जो रिएक्टिविटी सीरीज़ बनाई गई है यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखे गए हैं जो कि मेटल्स हैं और उनका रिएक्टिविटी लेवल कैसा है, यानी सबसे ज़्यादा किसका है, फिर सबसे कम किसका रिएक्टिविटी सीरीज़ है। Like the reactivity series is a list of a metal arranged in the order of their decreasing activity after performing the displacement experiment, activity 1.9 and the 3.12. The following series, the table of 3.2, known as the reactivity or activity series, has been developed. Like potassium है, then sodium है, calcium है, magnesium है, aluminium है, zinc है, iron, lead, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। तो इस तरह से बताया गया। तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, पोटेशियम है। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, गोल्ड है। और रिएक्टिविटी जो है ये डे बाय डे क्या हो रही है, डिक्रीज़ होती हुई दिखाई दे रही है हमें वहाँ पे। अब देखिए हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट की बात की गई है। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को रीड कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा दूँगी। In the above activity, you saw the reaction of metal with a number of a reagent. Why do metal react in this manner? Let us recall what we have learned about the electronic configuration of element in class 9 and little chemical activity. We therefore explain the reactivity of the elements as a tendency to attain the completely filled valency shell. Let us have a look at the electronic configuration of a noble gases and some metals and non-metals. We can see from a table 3.3 and that a sodium atom has one electron in its outermost shell. If it loses the electron from its M shell, then the L shell now becomes the outermost shell and that has a stable octet. अब देखिए यहाँ पे जो बात की गई, जो टेबल यहाँ पे दिखाया गया है, मैं इसे आपको इन वन शॉट आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, आप समझिएगा। जैसे कि जो मेटल यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। जैसे लाइक ये टाइप ऑफ एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट क्या है, उसके एटॉमिक नंबर क्या है, उसके बाद नंबर ऑफ़ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके शेल्स में कितने हैं। जो भी किसी भी चीज़ की अगर हम बात करें, किसी भी मेटल की बात करें, अगर उसके आउटर शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो शेल क्या है, कंप्लीट है। लेकिन उसके अलावा अगर कुछ है, जैसे मान लीजिए 2 ना होके 3 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है, तो इस केस में क्या होता है, वो मेटल अपना जो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो उसे लूज़ या गेन करने की कोशिश करेगा ताकि उसके आउटर मोस्ट शेल जो है, यानी उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो सके।
और जब भी कोई मेटल जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज में होता है, और जब कोई मेटल बेसिकली जब कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है गेन करता है तो उस केस में उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। लाइक एंड इट रिक्वायर्स मोर वन इलेक्ट्रॉन टू complete its octet, and if a sodium and chlorine were to react, the electron lost by a sodium could be taken up by chlorine. After gaining the electron, the chlorine atom gets a unit of negative charge, and because its a nucleus has a 17 proton and there are 18 electrons in its K and L shells, this gives us a chloride anion, which is a Cl minus. So both these elements can have a give and take a relation between them as follows, which is shown here. Now we see the sodium and the chloride ion being oppositely charged and attract each other and are held by a strong electrostatic forces of attraction to exist a sodium chloride, now which is the NaCl, and it should be noted that the sodium chloride does not exist as a molecule but aggressively of a oppositely charged ion. Let us see the formation of a one more ionic compound, magnesium chloride. अब देखिए सेम चीज़ें यहाँ पे वही एग्जांपल को शो किया गया है किस तरह से मैग्नीशियम जो है वो अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एंड देन क्लोरीन व्हेन इट्स गेनिंग इट्स टेकिंग अ नेगेटिव चार्ज. The compounds formed in this manner by the transfer of electrons from a metal to a non-metal are known as the ionic compounds or electrovalent compounds. Can you name the cation and the anion present in the MgCl2? So now this is, and now here we go with the next topic, the properties of an ionic compound. As you can see here in the activity 3.13, take a samples of a sodium chloride, potassium iodide, barium chloride or any other salt from the science laboratory. What is the physical state of these salts? Take a small amount of sample on a metal spatula and then heat it directly on the flame. Repeat with the samples. What did you observe? Did the samples impart any color to the flame? Do these compounds melt? Try to dissolve the samples in a water, petrol and the kerosene. Are they soluble? Make a circuit as shown in figure 3.8 and insert the electrodes into a solution of one salt. What did you observe? Test the other salt samples too in this manner. What is your inference about the nature of these compounds? अब देखिए यहाँ पे कई तरह के जो है सॉल्ट्स लिए गए हैं उसे उस पर एक्टिविटी परफॉर्म की गई है और उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं उस ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे बताया गया है. लाइक NaCl लिया गया है, LiCl लिया गया है, CaCl2 लिया गया है, CO है, MgCl2 है. इन्हें हीट किया जा रहा है, उनका हीटिंग पॉइंट क्या है, देन उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो यहाँ पे बताया गया है. You may have observed the following general properties of the ionic compounds: physical nature, melting and boiling points, their solubility क्या है, then the conduction of electricity. तो इन सारी चीज़ों को आप रीड कर लीजिएगा. इतना ही टॉपिक जो है इस चैप्टर से पेपर में आ सकता है. इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में नहीं लिखा बताया गया है. तो ये वीडियो जो है मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ. आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी. फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई है या आप पूछना चाहते हैं, डाउट क्रिएट करिए, आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर द डे.